नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। इसमें मेरी राय ये है कि सरकार ने बहुत ही नेक काम किया है। जैसे कि मैं देखता हूँ बाज़ार को खोल दिया है, पूरा 100% बाज़ार, स्कूल, कॉलेज सभी खोल दिए गए हैं। बट इसमें अब सरकार की तरफ से जो नीति है वो तो कोई लागू होती नहीं है। लेकिन सरकार को अपन अभी गलत नहीं कह सकते। सरकार अपनी बुद्धिमानी है और उसको फिर भी हमारी जो समझ है उसमें 4-5 महीने का और वक्त लेना था। अभी एकदम से पूरा नहीं खोलना था। और ठीक है, अगर खुल गया है तो हम और आप सभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार ने जो किया है एकदम ठीक किया है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अपने वैक्सीनेशन अब हमें खुद लेने हैं। सरकार आके तो हमें नहीं बुलाएगी। ये फैसला लिया गया सोच समझ के लिया गया होगा, लेकिन जैसा कि चल रहा है कि तीसरी लहर का भी आने का चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखना था। बट सरकार का इस मामले में पक्ष में हम उनका स्वागत करते हैं, पर हम आम नागरिक से ये इस बारे में बोलेंगे कि वह अपनी सावधानी खुद अपने हाथ में रखें। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड गाइडलाइन से संबंधित तमाम पाबंदियां जो हैं वो हटा दी हैं। अब सारे ये कह लीजिए जितनी आर्थिक जगहें हैं, स्कूल, कॉलेज, जिम, रेस्टोरेंट, होटल्स, सिनेमा घर, ये पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लोग आ जा सकेंगे। धार्मिक आयोजन करने की पूर्णतः इजाज़त मिल गई है। शादी समारोह पूरी तरह करने की, पूरी क्षमता के साथ करने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन हम कितने तैयार हैं, प्रदेश कितना तैयार है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, हो रहे हैं। सेकेंड डोज के प्रति लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रुझान कम है, लेकिन लोग कितने तैयार हैं ये मैं आम जनता से जानता हूं। देखिए, जो है प्रदेश सरकार ने कोविड गाइडलाइन से संबंधित सारी पाबंदियां हटा दी हैं। किस तरह से देख रहे हैं? कोविड अभी खत्म हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन वेव फिर भी आ सकती है। हालांकि ना है तो अब बेटर है। लेकिन जब सेकेंड वेव में हमने देखा था कि लोग वैक्सीनेटेड भी थे, जो फ्रंट लाइन के वर्कर्स थे वो भी वैक्सीनेटेड थे, फिर भी वो उन्हें हुआ था, कोविड हुआ था, तो लोगों को फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए और अर्थव्यवस्था में थोड़ी गिरावट भी आई थी। बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो थी हमें दिक्कतें हुई और ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार को थोड़ी सी और गाइडलाइन में सख्ती दिखानी चाहिए थी और लोगों को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सख्ती दिखानी चाहिए थी गाइडलाइन में, इनका कहना है। ये बताइए कि देखिए, स्कूल, कॉलेजेस अब पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं, ऑफिसेज भी खुल जाएंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से नुकसान भी हो रहा था लोगों का? बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी निर्णय लिया कि पूरी तरह से पाबंदियाँ हटा दी गई, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क वेयर करने का, तो ये सही बात है। लेकिन अभी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है। वैक्सीनेट हो चुके हैं सभी लोग, लेकिन अभी हमें उनको फॉलो करना है। वो हमारी सुरक्षा के लिए ही बेटर है। आप फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे, बिल्कुल। आप बताइए, सारी पाबंदी हट गई हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड पूरी तरह से अभी गया नहीं है। तो हमें लॉकडाउन जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो हमें उसका सावधानी करनी चाहिए और सावधानी से पालन करना चाहिए, जो भी गाइडलाइंस वगैरह आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल, लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सारी पाबंदियां हट चुकी हैं। आम जन कहीं ना कहीं खुश भी है, लेकिन मिला जुला असर भी है इनका। मध्य प्रदेश में कोरोना संबंधित सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। क्या ये प्रतिबंध हटाना सही है या गलत है, ये इस बात को जानने के लिए हम इस समय रायसेन के इंडियन चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो कल कोरोना क्योंकि पूरे प्रतिबंधों को हटाया गया हो सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कार्यक्रम करें वो विशेष सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अवश्य करें। मुख्यमंत्री जी का ये अहम फैसला कितना अच्छा है, लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये स्वागतपूर्ण अच्छा फैसला है। यहाँ पर जो कोरोना से मुक्ति मिली है हमारे देश को, जिले को, प्रदेश को, और इसमें सभी का योगदान रहा हो, चाहे वो प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो। प्रदेश की सरकार ने अब तमाम कोरोना प्रतिबंध हटा दिए हैं और इससे डीजे वालों की क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए मैं आया हूं। लेकिन इससे पहले मैं डीजे की हालत आपको दिखा देता हूं। ये एक डीजे है जो अक्सर शादियों और बारातों में बजाया जाता है, इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पिछले 1.25 साल से डीजे धूल खा रहा है। इस तरीके के हजारों डीजे जो हैं, जिनका धंधा जो है, रोजी रोटी जो है, वो इन डीजों से चलती थी, लेकिन अब इनकी 2 साल से कोरोना के बाद लगभग तमाम जो डीजे वाले हैं वो बेरोजगार हो गए थे। कुछ डीजे वाले हमारे साथ मौजूद हैं, सरकार के इस फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप बताइए कि अब
और सरकार ने फैसला लिया है कि बारातों में आपको सीधे चलके नहीं रहेंगे और डीजे आपके चल सकेंगे, तो आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि अभी हम लोगों को बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारा कहना माना है, डीजे चालू किया है। 2 साल से हम बहुत परेशान थे, हम लोगों के ऊपर बहुत कर्जा हो चुका था, आज इस सरकार ने फैसला लिया है कि बारात शादियों में भी ज़्यादा संख्या आ सकती है और हम डीजे खुल के बजा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रोक टोक ना हो। सरकार से यही विनती है कि अब हमारी वो मांगे पूरी करें। अब आप बताइए कि कितना घाटा आपको हुआ है इस 2 साल में? 2 साल में बहुत घाटा हुआ है हम लोगों को, 2 साल में बहुत घाटा हुआ है हम लोगों को। अब सरकार ने बहुत अच्छा किया है, जो कुछ किया है डीजे चालू कर बहुत खुशी है। अभी बाराती भी नहीं आ रहे थे और लोग शादियां भी उस तरीके से नहीं कर रहे थे, तो आपको उम्मीद है अब शादियों में भी वो रौनक लौटेगी? जी बिल्कुल रौनक लौटेगी, ये सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन 2 साल से जो थी रौनक थी नहीं, सारी मेहमान आ नहीं रहे थे और खर्चा वर्चा कुछ हो नहीं रहा था, लोग डीजे भी नहीं लगवा रहे थे, प्रतिबंध था, तो बहुत लाखों का घाटा हुआ है हमें। तो ये डीजे वाले हैं, डीजे के ऑनर है और डीजे पर काम करने वाले भी कुछ लोग हमारे साथ हैं जो डीजे ऑपरेटर है, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये डीजे बंद होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब ये मजदूरी करने जाना पड़ रहा था और बाकी बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी थी। भोपाल शहर धीरे धीरे अपनी पहचान बदल रहा है। विकास से कदम ताल करते हुए यह शहर अपनी पुरानी ऐतिहासिक पहचान को फिर से स्थापित करता दिख रहा है। कभी नवाबों का शहर कहलाने वाला भोपाल अब राजा भोज और रानी कमलापति का भोपाल कहलाता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया और इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वक्त हम भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन में मौजूद है और आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यह है थाना हबीबगंज। अब थाना हबीबगंज के नाम को बदलने का भी जो है प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा है, गृह विभाग के पास पहुंचा है और इसको लेकर जो है सरकार विचार विमर्श कर रही है। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है और इसके साथ ही ये जो थाना है इस थाने का नाम भी हबीबगंज है। इसको लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि थाने हबीबगंज का नाम बदलने को लेकर जो है सरकार के पास प्रस्ताव आया है और जल्द ही जो है इस प्रस्ताव पर सरकार फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, जबकि अभी बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वैक्सीन नहीं आई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो निर्णय है छत्तीसगढ़ सरकार का वह भारी पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीरगांव में एक 10वीं कक्षा की बालिका संक्रमित पाई गई है, वहीं अभी एक बालिका और संक्रमित एक अन्य स्कूल में पाई गई। इस तरीके से स्कूलों में अब कोरोना फैलने लगा है, तो एक से दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना एक दूसरे को संक्रमित करता जा रहा है, उन्हें अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हम यहाँ पे जो पीजी युनिवर्सिटी स्कूल है वहां पर उपस्थित है, जहां पर बालिकाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती नजर आ रही है। देख सकते हैं कि सभी के चेहरे पे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लेकिन जब बात आएगी 100% उपस्थिति की बच्चों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लास पूरी तरह भरी नजर आएगी। तो यहाँ पर टोटल 53 बच्चे क्लास में हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर 37 बच्चे ही उपस्थित हैं और कुछ बच्चों को अल्टरनेट डे पे 50% उपस्थिति के साथ बुलाया जा रहा है। तो अभी तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन जब बात होगी 100% उपस्थिति की तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। हम इस बच्ची से बात करना चाहेंगे, बेटा आपकी क्लास पूरी तरह भरी होगी तो कैसे अपने आप को बचा पाएंगे आप कोरोना से? सैनिटाइजर करते रहेंगे, मास्क लगाएंगे और कोरोना से बचने के लिए डिस्टेंस का पालन करेंगे। तो भूपेश अंकल जो निर्णय ले रहे हैं कि 100% उपस्थिति होनी चाहिए, क्या मानती हैं आप, सही है कि गलत है? सही भी है, क्योंकि हमें ऑनलाइन पेपर नहीं दे तो मैडम से बात करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ भी जुड़ा होता है। मैडम अभी चूंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं आया है, बच्चे भी वैक्सीन नहीं होने के कारण सुरक्षित नहीं है, तो जो 100% उपस्थिति का निर्णय सरकार ले रही, कोई ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है। जी सर, मेरे ख्याल से रोटेशन से जो हम बच्चों को बुला रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो भी सर उचित है। हम लोग तो पूरे अच्छी तरह से बच्चों को
एक दिन के अंतराल में उनका जो कोर्स है उसको पूरा हम लोग सारे बच्चों को लेके आगे चल रहे हैं। सर एकदम से भीड़ इकट्ठा होने से पूरी क्लास में सारे बच्चे एक साथ डिस्टेंस करना मुश्किल हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 15 वर्षों बाद बिजली का बिल आधे के नाम पर बनी थी और एक बार फिर भूपेश सरकार ने विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से जो सुरक्षा निधि में 50% की कटौती करके अब उपभोक्ताओं को राहत देने की एक बार फिर कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई थी तो उसे लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया था, लेकिन एक बार फिर भूपेश सरकार उपभोक्ताओं को राहत देती नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा निधि की जो राशि प्रति माह बिजली में जोड़ी जाती है वह अब 50% विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद कर दी है। तो एक तरह से अब जो भी लोग बिल जमा कर चुके हैं तो उनकी कटौती अगले बिल में की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भूपेश सरकार पूरी तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में नजर आ रही है। देश में कोरोना की दस्तक के बाद कई पाबंदियां लगी और कई में राहत भी मिलती गई, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइंस में राहत दे दी है और ये बेहतर बात है। खंडवा के लिए भी अच्छी बात है कि यहाँ पिछले 1 महीने से कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है, ये राहत मिली है। देखिए, पिछले 2 साल से पाबंदियों का दौर चल रहा था। कहीं 100 की परमिशन मिल रही थी, कभी 200 की मिल रही थी, कभी 300 की मिल रही थी। लोग भी बड़े समंजस में थे और शादी कराने वाले भी बड़े समंजस में थे। लेकिन आज सरकार ने पाबंदी हटा के हमारे साथी शादी जो कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत दी है और हमारे इवेंट से कम 10,000 लोग लगभग जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अब असंख्य असीमित लोग बुला सकते हैं, जिसको कोई पाबंदी नहीं सरकार ने रखी है। अब शादी वाले शादी भी बहुत ही उत्साह के साथ करेंगे और जो भी हमारे इवेंट प्लानर के साथ जो लोग जुड़े हैं, टेंट लाइट घोड़ी बैंड सभी लोग अब उत्साह के साथ कार्य करेंगे। बिल्कुल उत्साह के साथ कार्य करेंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो शादियों में फोटोग्राफी करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर 2 साल कैसे बीते और अब आप कैसे देखते हैं। 2 साल तो बहुत ही मुश्किल गए। अब हमारे पास नए काम आने चालू हो गए हैं। अब पहले सीमित में काम होता था तो केवल वीडियो फोटो लिमिटेड, लोगों मोबाइल से ही फोटोग्राफी करके हमें दे देते थे कि प्रिंट कर दीजिए, लेकिन अब ड्रोन का, सिनेमैटिक का, कैंडिड का, ये सारे काम और बेहतर हो रहे हैं और ज़्यादा ऑर्डर मिलने की गुंजाइश चालू हो गई है। तो बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने गाइडलाइन पहले से हटाई है, जिसमें हम पूरे हमारे 21 से 25 लोग ले जाकर पूरा बैंड बजा सके, जिसमें हमारे को पूरी हमारी जो इनकम होती है वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि पिछले कोविड को देखते हुए हमारी इनकम पूरी नहीं हो पा रही थी। हमारे मजदूरों का भी वर्कअप सब रुका हुआ था। पूरा काम आज खुला है तो बड़ी खुशी हुई हमें कि आगे और भी अच्छा परिणाम आएंगे। और धान की फसल खेतों में पककर तैयार है और मध्य प्रदेश शासन ये दावा कर रही है कि किसानों को एक दाना हम खरीदेंगे। अनूपपुर जिला प्रशासन भी इस पर तैयारी कर रहा है। हमारे पास धान उत्पादन के अधिकारी विजय डेहरिया होंगे, इससे बात करते हैं कि क्या तैयारी है और कितने किसानों से इस बार धान और कितना धान धान उत्पादन की तैयारी पंजीयन हो चुका है, जिसमें 17,315 किसानों का पंजीयन हुआ है और इस बार हमारे लगभग 29 से 30 केंद्र उत्पादन केंद्र इसमें से 6 महिला समूहों को हमने प्रस्ताव दिया रहेंगे। इसके तहत जैसे पिछले साल की देखा जाए तो हमारा 71,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। इस बार 90,000 मीट्रिक टन की संभावना है, क्योंकि अभी हम 29 तारीख से उत्पादन की संभावना। क्षेत्रीय संयुक्त संचालक जबलपुर से संजय मिश्रा सर आए हुए हैं बालाघाट में। उन्होंने अस्पताल का विजिट किया है। विजिट के दौरान उन्होंने क्या क्या पाया है, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्या क्या पाया है। देखिए, ये एक नियमित और निरंतर निरीक्षण की प्रक्रिया है जो साल में चलती रहती है। इसमें सभी जिला अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता है। जहाँ अभी इस अस्पताल में मैंने एसएनसीयू का निरीक्षण किया है, क्योंकि आप जानते हैं भोपाल की घटना के बाद एसएनसीयू की तरफ हम लोगों का ध्यान ज़्यादा है। वहाँ जाकर मैंने देखा कि आग लगने की स्थिति में क्या सुविधाएं या किस तरह बचाव का कार्य किया जा सकता है, उसके लिए क्या उपकरण चाहिए, जो अग्निशमन यंत्र हैं, इसके अलावा स्टाफ को उसकी ट्रेनिंग है तो बराबर ये ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कल भी वहाँ के इंचार्ज ने ये ट्रेनिंग दी है फायर फाइटिंग की। ये सुविधा पर्याप्त है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग एनआरसी में आए हुए हैं, जहाँ कुपोषित बच्चों को रखा जाता है। अधिकारियों की लापरवाही से कुपोषण के विरुद्ध और जो सॉलिड इंडिया का सपना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसको लेकर किसी प्रकार की गंभीरता नज़र नहीं आती है। दरअसल में हम बात कर रहे हैं
गांधी वार्ड में एक ओवरब्रिज बन रहा है, उसके नीचे एक गड्ढे में लगभग 190 आयरन फॉलिक की जो सिरप है जो कुपोषित बच्चों को पिलाया जाता है उसकी शीशियां मिली हैं। ये एक्सपायरी डेट की भी दवाई नहीं थी, बल्कि इनकी एक्सपायरी डेट दिसंबर 2021 बताई गई है। हम इस समय खड़े हैं बीना के जो परियोजना कार्यालय है वहां पर हम इस समय खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ पर जो परियोजना अधिकारी हैं श्रीमती कीर्ति जैन उनसे कि आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो शासन द्वारा भेजी गई हैं कुपोषित बच्चों को आयरन की जो शीशियां, आयरन का सिरप वह उन्हें ना देकर इस तरीके से कचरे के ढेर में मिला है। वहाँ से गांधी वार्ड और शास्त्री वार्ड 2 वार्ड लगते हैं। तो गांधी वार्ड में चार आंगनवाड़ी केंद्र हैं और शास्त्री वार्ड में 3 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो 4 गांधी वार्ड के और 3 शास्त्री वार्ड के आंगनवाड़ी, टोटल 7 आंगनवाड़ी केंद्रों का आज सुबह 9 बजे से हमने केंद्र निरीक्षण किया। तो अधिकारियों की लापरवाही से कुपोषण के विरुद्ध और जो सॉलिड इंडिया का सपना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसको लेकर किसी प्रकार की गंभीरता नजर नहीं आती है। दरअसल में हम बात कर रहे हैं गांधी वार्ड में एक ओवरब्रिज बन रहा है, उसके नीचे एक गड्ढे में लगभग 190 आयरन फॉलिक की जो सिरप है जो कुपोषित बच्चों को पिलाया जाता है उसकी शीशियां मिली हैं। ये एक्सपायरी डेट की भी दवाई नहीं थी, बल्कि इनकी एक्सपायरी डेट दिसंबर 2021 बताई गई है। हम इस समय खड़े हैं बीना के जो परियोजना कार्यालय है वहां पर हम इस समय खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ पर जो परियोजना अधिकारी हैं श्रीमती कीर्ति जैन उनसे कि आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो शासन द्वारा भेजी गई हैं कुपोषित बच्चों को आयरन की जो शीशियां, आयरन का सिरप वह उन्हें ना देकर इस तरीके से कचरे के ढेर में मिला है। वहाँ से गांधी वार्ड और शास्त्री वार्ड 2 वार्ड लगते हैं। तो गांधी वार्ड में चार आंगनवाड़ी केंद्र हैं और शास्त्री वार्ड में 3 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो 4 गांधी वार्ड के और 3 शास्त्री वार्ड के आंगनवाड़ी, टोटल 7 आंगनवाड़ी केंद्रों का आज सुबह 9 बजे से हमने केंद्र निरीक्षण किया। तो मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा अब जो कोरोना की गाइडलाइन की पाबंदियां लगाई गई थी वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, जिसको लेकर के जगह जगह पर जो पहले पाबंदी थी जैसे सिनेमा घर, शादी विवाह घर और पब्लिक के लिए वहाँ पे मेन जगह थी जहाँ पर पब्लिक एकत्रित होती थी, अब वो पूरी सारी तमाम प्रकार की जो पाबंदियाँ थी वो पूरी तरह हटा दी गई हैं। इसमें पब्लिक का कहीं ना कहीं रुझान ये भी देखने को मिल रहा है कि अब यदि नियम के अनुसार चलना है तो उन्हें खासतौर पे जो वैक्सीन लगवानी होगी और उन्हें साथ ही साथ मास्क लगाकर ही जाना होगा। जहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप मास्क आवश्यक तौर पे लगा के रखें। खुद सीधे बात करते हैं कि उनका मानना क्या, कहाँ तक के वो सोचते हैं जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है वो कहाँ तक क्या समझते हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सरकार ने कोरोना के दौरान जो लगी हुई पाबंदी थी सबको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये निर्णय मेरी नज़र से देखा जाए तो एक हिसाब से सही है। जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का भोपाल में कार्यक्रम हुआ तो उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन जबकि आम जनता के लिए घर में शादी विवाह होते हैं तो उसमें तमाम तरह की बंदिशें होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सभी के लिए एक रूपता होनी चाहिए। जिले में बीते 2 दिनों से भारी बारिश होने के कारण, बेमौसम होने के कारण आज जो है किसान के जो है पूरे फसल बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे ही हम एक गाँव में पहुँचे हैं, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे। ये देख सकते हैं, ये पूरे धान जो है ख़राब हो चुके हैं। ये किसी काम का नहीं है किसान का, और इससे भारी नुकसान हुआ है। और इसी को हम जानने के लिए हम एक गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ एक किसान भी है, उनसे ही बात करेंगे। सर, आपका जो है आपका धान जो है फसल बर्बाद हो चुका है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे सर, पूरा नुकसान हो गए है। हाँ। अब कर्जा है 50-60 हज़ार, हमने बोल कैसे टाइप के पटाऊँ। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? अब एक मुआवजा दे। अब मैं तो ऐसा में तो मर जाऊँ फिर। अभी फिर सब खेती किसानी तो अब किसान मन की यही छरे धान। हाँ। अब यही से गुजर बसर करथन। हाँ। तो धाने पूरा सड़ गए। अब एला तो सरकार ली तो ठीक है, नहीं ली तो हमन का करवाबे, खाए काम भी नहीं आए। क्या समझते? मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्रवार से लगातार बारिश हो रहा है ना, और खेत पे सभी जो फसल है धान है ना, बेमौसम बारिश से पूरा जीवन तो अस्त व्यस्त है और हमारे किसान का एक जीने का
मात्र एक सहारा किसानी है। जो हम अन्न पैदा करते हैं उससे हम खाते हैं और उसी को बेचकर हम पूरा साल भर के लिए अपना जीवन यापन के लिए यह कमाई का एक जरिया हम लोग का मेन है ये।